ये कहानी सन 1917 की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसका नंबर 570 है। वो एक रग्बी टीम को साउथ अमेरिका से सेंटियागो चिली की तरफ ले जा रहा होता है। इस प्लेन में 45 पैसेंजर्स हैं। जब ये प्लेन दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन जिसे एलिस कहा जाता है जिसके ऊपर उड़ रहा होता है, और तभी इनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। पायलट अपना कंट्रोल खो देता है जिसकी वजह से इनका प्लेन एक बड़ी बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है, जिस वजह से प्लेन के दो हिस्से हो जाते हैं। आगे वाला हिस्सा जिसमें पैसेंजर्स हैं वो बर्फ से घिसता हुआ बहुत आगे तक जाता है। बहुत सारे पैसेंजर्स इस प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और जो मुसाफिर बच जाते हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेटल डाउन कर लेते हैं। ये लोग प्लेन के पायलट के पास जाते हैं लेकिन उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर जो लोग बच जाते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन जब रात हो जाती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। और प्लेन का वो हिस्सा जो अब भी खुला हुआ है वहाँ से बर्फीली हवाएं आ रही होती। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। इसके बाद ये लोग प्लेन के उस हिस्से को जहाँ से बर्फीली हवाएं आ रही होती हैं उसको सामान से और डेड बॉडी से बंद कर देते हैं। और अगली सुबह जब इनकी नींद खुलती है तो ये लोग देखते हैं कि तूफान थम चुका है, लेकिन अब कुछ और लोग मारे जा चुके हैं। ये सब के सब प्लेन के अंदर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि अब बाहर इतनी ठंड नहीं है, धूप निकल चुकी है। लेकिन इन लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि ज़्यादा वक्त तक ये लोग इस जगह पर सरवाइव नहीं कर सकते। इनके पास जितना भी खाने का सामान होता है वो उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा। इन सबको पता है कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो चुका है और जल्दी यहाँ पर इनके लिए मदद आएगी, और इसीलिए सब के सब यहाँ पर मदद का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और साथ ही इनका जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वो एक वैली है, चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, जिस वजह से इनका यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। और तभी इन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये प्लेन इन्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। लेकिन ये लोग जिस जगह पर हैं वो प्लेन इन लोगों से बहुत दूर है और अब पानी पीने के लिए ये लोग बर्फ़ को पिघलाते हैं और बैग से ये लोग एक्स का निशान भी बना लेते हैं ताकि जो भी प्लेन यहाँ से गुजरे तो वो उन्हें देख ले। कुछ दिन के बाद एक और प्लेन आता है और ये लोग मिरर की मदद से उसे अपनी लोकेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, पर वो प्लेन भी इनसे बहुत दूर होता है और वो वहीं से ही चला जाता है। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि सरकार को हमारी एग्जिट लोकेशन का नहीं पता, इसीलिए वो प्लेन को अलग अलग जगह पर भेज रही है। इसके बाद इन्हें याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज हैं और हम उन बैटरीज को ऑन करके रेडियो की मदद से अपने लिए हेल्प बुला सकते हैं। इसके बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था। और जब ये लोग पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और जब ये ऊपर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जहां पर इनका प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह पूरी तरह से बर्फ़ से ढक चुकी है। अब एक हफ्ता बीत जाता है और इनके खाने पीने की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। ये लोग ऐसी जगह फंस चुके हैं जहां पर ना ही तो कोई जानवर है और ना ही पेड़ पौधे। भूख से परेशान होकर पेट्रो कहता है अगर मुझे लाशों का मांस खाना पड़ा तो मैं खाऊँगा। पेट्रो की बात सुनकर कुछ लोग राज़ी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लाशों का मांस खाने से मना कर देते हैं। और जैसे वक्त गुजरता है तो इनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग जूते, कपड़े और सिगरेट तक खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर इस बर्फ़ में फंसे उन्हें पूरे 30 दिन हो चुके हैं। अगली सुबह टो देखता है कि उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया है। ये देखकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपने माता पिता को एक ख़त लिखता है और अब इसी तरह करते करते इन्हें पूरे 35 दिन हो जाते हैं। ये सब लोग भूख से परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये सब लोग फैसला करते हैं कि ये लाशों का मांस खाएंगे, जिसके बाद ये सब के सब लाशों का मांस खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनमें से 5 लोग ऐसे होते हैं जो लाशों का मांस खाने से मना कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम अपने प्यारों का मांस खाने से मरना पसंद करेंगे। कुछ देर खोजने के बाद इन्हें एक बैग मिलता है जिसके अंदर रेडियो होता है। ये लोग उस रेडियो को चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि सरकार ने इन्हें ढूंढने के लिए 60 से ज़्यादा बार रेस्क्यू ऑपरेशन किए, हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं, लेकिन कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाया। इसलिए सब लोगों ने ये मान लिया था कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर इन सब की उम्मीद टूट जाती है। वो लोग जिन लोगों ने मांस खाने से मना किया था वो लोग भी लाशों का मांस खाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर ये सब के सब दुखी हो जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा,
इसलिए ये लोग तय करते हैं कि इनमें से 3 लोग प्लेन के पिछले हिस्से को एक बार फिर से ढूंढने के लिए जाएंगे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें प्लेन का वो हिस्सा मिल जाता है और कुछ लाशें भी। और तभी रात हो जाती है। ये लोग सोने की कोशिश करते हैं और तभी बर्फ का तूफान आ जाता है। ये लोग किसी न किसी तरीके से रात गुजार लेते हैं। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ये पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर धंसे हुए होते हैं। अब इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद ये सब के सब तय करते हैं कि ये वापस अपने लोगों के पास जाएंगे, जिसके बाद वो किसी न किसी तरीके से अपने लोगों के पास वापस आ जाते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तूफ़ान शुरू हो जाता है। ये लोग प्लेन के अंदर बैठे होते हैं और तभी इनके प्लेन के अंदर बहुत बड़ी बर्फ़ की लेयर घुस जाती है, जिसकी वजह से ये सब के सब बर्फ़ के अंदर धंस जाते हैं। ये लोग किसी न किसी तरीके से उस बर्फ़ के अंदर से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लेन से बाहर आने की कोशिश करते हैं और तभी ये लोग देखते हैं कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा है, जिसमें दबकर इनके कई साथी मारे जाते हैं। इसके बाद एक लड़का जिसका नाम उमा है, वो गुस्से में आकर प्लेन की खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन खिड़कियों के अंदर छेद हो जाता है और ये सब के सब उसी छेद से बाहर आ जाते हैं। प्लेन से बाहर आने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्लेन के ऊपर से बर्फ़ हटाने की कोशिश करते हैं। अब ये सब के सब तय करते हैं कि हम में से कुछ लोग एक बार फिर से मदद ढूंढने के लिए जाएंगे, पर इससे पहले जो लोग मदद ढूंढने के लिए गए थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उनमें से एक आदमी के फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसने जो ख़त अपने माता पिता के लिए लिखा था वो उसे संभाल कर रखते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर फंसे हुए पूरे 66 दिन हो चुके हैं और अगले दिन उमा और उसके साथी गर्म कपड़े पहनकर मदद के लिए निकल पड़ते हैं, मगर रास्ते में ही नुमा गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। इसके बाद उमा सबसे कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं किसी न किसी तरीके से प्लेन की तरफ वापस पहुँच जाऊँगा। इसके बाद उमा किसी न किसी तरीके से वापस आ जाता है, पर इसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब जो लोग मदद ढूंढने गए थे उन्हें प्लेन का बाकी का हिस्सा मिल जाता है। वो जल्दी उसके पास जाते हैं। अब ये लोग जब उस प्लेन के टूटे हुए हिस्से के अंदर जाते हैं तो उन्हें खाने पीने का सामान, गर्म कपड़े और कुछ चॉकलेट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर इन्हें बैटरीज भी मिल जाती हैं, जिसकी मदद से ये लोग आगे सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें वहाँ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि इनका रेडियो ख़राब है। अब ये सब के सब बहुत परेशान हो जाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं और वहीं हमें प्लेन के दूसरे हिस्से की तरफ दिखाया जाता है। उमा को जो चोट लगी थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन उसके पूरे जिस्म में फैल जाता है। उमा समझ जाता है कि वो अब नहीं बच पाएगा और इस वजह से उमा खाना पीना छोड़ देता है ताकि उसके हिस्से का खाना बाकी लोग खा सकें। अब इन्हें प्लेन के एक हिस्से में वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है, जिसे ये सिल कर काफ़ी बड़ा स्लीपिंग बैग बनाते हैं, जिसके अंदर जाकर ये लोग आराम से सो सकें। कुछ देर के बाद इन्हें रेडियो पर सुनाई देता है कि सरकार एक बार फिर से इन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। इन्हें अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं और उन्हें ढूंढने के लिए सरकार की ये आखिरी उम्मीद होती है। अब इनमें से कुछ लोग ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का तय करते हैं और तभी रुमा इन सबसे कहता है कि दोस्तों, अगर मैं मर जाऊं तो मेरा मांस खा लेना। अगर हम में से कोई एक भी जिंदा बच गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत रंग लाई। और तभी उमा की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उमा का इनको एक ख़त मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि दोस्तों, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगा। ये पढ़कर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इसके बाद इनके कुछ साथी एक बार फिर से मदद के लिए निकल पड़ते हैं और जब ये सब के सब पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं कि अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ये सब के सब तय करते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए, पर एक लड़का कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसकी वजह से वो एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर उन्हें एक बार फिर से खुश्क ज़मीन दिखती है और पानी की नहर चल रही होती है। ये जल्दी से पानी के पास जाते हैं। वो बहुत सारा पानी पीते हैं। तभी इनके नहर के उस पार घोड़सवार आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये उसे मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, पर उनकी बात इन्हें समझ नहीं आ रही होती। उसके बाद वो घोड़सवार इनकी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा फेंकता है, जिस पर वो अपनी सारी की सारी घटना जो इनके साथ घटी थी और ये कागज़ का टुकड़ा उसकी तरफ फेंकते हैं और वो आदमी वो ख़त लेकर सीधा ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो लोग एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन का तय करते हैं। इसके बाद वो आदमी उन लोगों को अपने घर ले आता है और बहुत सारा खाना इनके सामने रखा जाता है। पिछले 66 दिनों के बाद इन लोगों ने पेट भर के खाना खाया है। कुछ देर के बाद इनके पास बहुत सारी मीडिया आ जाती है और इन लोगों से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब उनके बाकी साथी जब रेडियो पर यह सुनते हैं कि उनकी तरफ मदद आ रही है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और अपना मुंह हाथ धोकर सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। अब आखिरकार इन्हें 71 दिन के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए इन्हें ढूंढा जाता है
और काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स उन्हें लेने के लिए आ रहे होते हैं। ये लोग उन हेलीकॉप्टर्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स में बैठकर वापस आ जाते हैं और जब ये लोग वापस आते हैं तो उनके परिवार वाले उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं, जो उन्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग उनका स्वागत करते हैं, पर उस रात ये लोग अलग नहीं सोते और उसी एक ही कमरे के अंदर सोते हैं, क्योंकि ये लोग उस सदमे से अभी तक नहीं निकल पाए। इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये घटना सन 1917 में घटी थी, जब एक प्लेन चिली की तरफ एक बेसबॉल टीम को ले जा रहा था और इस प्लेन के बाद 42 में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही जिंदा बच पाए थे। ये लोग बर्फ़ के अंदर 74 दिन तक रहे थे।